नमस्कार दोस्तों, मैं विजय राजावत। आज आपको मैं जनरल साइंस पढ़ाऊंगा। जनरल साइंस के अंदर मैं आज आपको ब्लड के बारे में बताऊंगा। ब्लड ब्लड का हिंदी में नाम है रुधिर। रुधिर जिसे रक्त भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रक्त भी कहते हैं। ब्लड, ये ब्लड हमारे शरीर के अंदर ये ब्लड एक तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। ब्लड का जो अध्ययन या जानकारी रखता है, किसका अध्ययन या जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। इसे हीमेटोलॉजी कहा जाता है। किसकी? जो ब्लड का अध्ययन करने वाले या उसकी जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। अब हीमेटोलॉजी और इस ब्लड के अंदर क्या क्या मिले होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ब्लड के अंदर क्या मिले होते हैं? कोशिकाएं। क्या होती हैं? कोशिकाएं। ये किसके अंदर रहती हैं? ब्लड के अंदर। बाद में कोशिकाएं लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का, जिसे हम, ये सेल है। कोशिका को सेल कहते हैं। कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है। किसकी? हमारे शरीर की। हमारे शरीर की मूलभूत इकाई। हमारे शरीर की अगर मूलभूत इकाई पूछ लिया जाए तो क्या है? कोशिका है। ब्लड, रुधिर, रक्त, इसके अध्ययन या इसके जानकारी रखने वाले को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। और इसमें कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं हजारों लाखों कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का। किसका? ऊतक का, जिसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहा जाता है। किसे क्या? ऊतक को हम क्या कहते हैं? टिश्यू। ये कैसे बनती है? हजारों लाखों कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का। किसका? अंग का। ये ऊतक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का। और अंग आपस में मिलकर किसका करते हैं? अंग तंत्र का। और अंग तंत्र आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक विशालकाय बॉडी का। जो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, ये एक बॉडी तो है, और क्या है? इस बॉडी का निर्माण करता है। पहले ब्लड में क्या कोशिकाएं पाई जाती है? कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक यानी टिश्यू का निर्माण करती हैं। और ऊतक आपस में मिलकर अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का, और अंग तंत्र आकर मिलकर बॉडी का निर्माण करते हैं। ये एक दूसरे से जुड़कर इस बॉडी का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर के अंदर परिसंचरण होता है। परिसंचरित अंग होता है। क्या होता है?
परिसंचरित अंग होता है, जिससे क्या रिद्दूर का आदान प्रदान होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का काम कौन करता है? परिसंचरित करता है। ब्लड को हम और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ब्लड को हम संयोजी उत्तक भी कह सकते हैं या संयोजी अंग भी कह सकते हैं। ब्लड को हम क्या कह सकते हैं? संयोजी अंग भी कह सकते हैं, संयोजी उत्तक या अंग कह सकते हैं, क्योंकि उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अब क्या हुआ? ये रुधिर, रक्त, ब्लड, इसका अध्ययन करने वाले को हेमेटोलॉजी कहते हैं। कोशिकाएं होती है जिसे हमारे शरीर की मूलभूत इकाई होती है। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर अंग का निर्माण, उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक आपस में मिलकर अंग का, अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का, और अंग तंत्र आपस में मिलकर बॉडी का निर्माण करती है। और ये हमारे शरीर में एक परिसंचरण होता है, किसका? ब्लड का, जिसे रक्त का क्या होता है? एक दूसरे स्थान से ट्रांसफर होता है, वो किसी कारण से होता है? परिसंचरित तंत्र अंग। और हम ब्लड को और क्या कह सकते हैं? एक संयोजी अंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए और ऑप्शन दिए जाए संयोजी अंग, तो यहाँ पर संयोजी अंग पर क्लिक करना है। अब हमारे ब्लड में क्या क्या गुल्ले होते हैं वो आपको देखना है। क्या क्या गुल्ले होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, उसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। हमारे शरीर के अंदर, यानी कि हमारे जो शरीर के अंदर ब्लड है, उसके अंदर क्या क्या मिले होते हैं? ये ब्लड है, इस ब्लड के अंदर एक तो होता है ऑक्सीजन यानी कि O2, दूसरा होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होता है खनिज, और चौथा होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व में प्रोटीन हो गया, और खनिज में जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि तत्व हमारे खनिज में, मतलब हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। CO2 और O2 ये गैसें हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, Na सोडियम हो गया इत्यादि पाए जाते हैं खनिजों के अंदर। ये खनिज है हमारे किसके अंदर? शरीर के अंदर, मतलब इस ब्लड के अंदर पाया जाता है। पोषक तत्वों में ग्लूकोज भी पाया जाता है। क्या? ग्लूकोज भी पोषक तत्वों के अंदर होता है। ग्लूकोज का अगर आपसे सूत्र पूछ लेते हैं तो क्या होगा? C2C6H12O6। ये हमारे ब्लड के अंदर घुले हुए होते हैं। अब हमारे शरीर में, किसमें? हमारे शरीर के अंदर किसमें? मानव के ब्लड में अगर मेल के अंदर ब्लड की मात्रा पूछ ली जाए, अगर फीमेल के अंदर ब्लड की मात्रा पूछ लिया जाए, तो मैं बताता हूं, मेल के अंदर तो 5 से 6 लीटर। कितनी? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर, जबकि फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर। 5 लीटर। ऐसा क्यों? मानव के अंदर तो 5 से 6 लीटर खून की मात्रा पाई जाती है, यानी रक्त की मात्रा पाई जाती है, जबकि महिलाओं के अंदर 4 से 5 लीटर ही क्यों पाई जाती है?
ऐसा अगर हमारे से कभी भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। और ये ब्लड होता है तो हमारे शरीर का कितना परसेंट, हमारे शरीर का 7% होता है, हमारे वेट का, किसका, वजन का। वजन का ब्लड होता है, जो हमारे वजन है उसका 7% होता है, ये ध्यान रखना है। कितना, 7% ये ब्लड होता है हमारे शरीर का। अब क्वेश्चन क्या है कि मेल के अंदर रक्त की मात्रा ज्यादा है जबकि महिलाओं के अंदर रक्त की मात्रा कम है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मनुष्य का यानी मेल का वेट क्या ज्यादा होता है, एक कारण तो ये हो गया। जबकि महिलाओं का वजन पुरुषों से क्या होता है, कम होता है, हो गया। जबकि दूसरा कारण क्या है, मानव मेल में आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि फीमेल में आरबीसी की मात्रा कम होती है, यही कारण है। इसी कारण से महिलाओं के अंदर रक्त का वेट यानी रक्त की मात्रा कम होती है और मेल के यानी पुरुषों में रक्त की मात्रा ज्यादा होती है। यही दो कारण है। क्या, एक तो वजन पुरुषों का ज्यादा होता है महिलाओं से, और एक आरबीसी के कारण। आरबीसी पुरुषों में ज्यादा होती है। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, लाल रेड यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं किसकी, इसकी फुल फॉर्म है, किसकी, आरबीसी की। आपसे कभी भी पूछ ली जाती है आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, लाल रक्त कणिकाएं। कणिकाएं जगह आपको कोशिका भी लिखी हो सकती है, ये ध्यान रखना आपको। क्या, मेल के अंदर आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है और फीमेल में आरबीसी की मात्रा कम होती है। आरबीसी की फुल फॉर्म है लाल रक्त कणिकाएं। वजन महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में होता है, इसी कारण से इनमें रक्त की मात्रा भी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना आपको। अब हम अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए क्या कि रक्त का रंग कैसा होता है और किस कारण से होता है, यानी कि ब्लड का रंग, ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल। अब ये पूछ लिया जाता है लाल तो होता है लेकिन किस कारण से होता है, किस कारण से होता है। एक पिगमेंट आता है, कौन सा पिगमेंट, हीमोग्लोबिन पिगमेंट आता है, जिसके कारण ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अगर आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, और हाइड्रोजन मतलब पीएच 7.4 होता है। अब ये पूछ लिया जाए ये क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, तो ये पीएच स्केल है। क्या, ये पीएच स्केल 7 से जो भी इधर है वो कैसे होंगे, अम्लीय होंगे।
और 7 से इस तरफ है, जो 7 से लेकर 14 के बीच में है, वो क्या है? क्षारीय। क्या? क्षारीय। तो अब हमारे को यहाँ पर 7.4 दे रखा है, तो ब्लड का पीएच कैसा होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। अगर ब्लड का पीएच मान 7 से कम होता है, क्या होता है? अगर 7 से कम हो जाता है तो हमारे को क्या हो जाता है? एक पीलिया नामक रोग हो जाता है। क्या? ये ध्यान देने वाली बात है। क्या? पीलिया रोग किस कारण से होता है? अगर हमारे शरीर का पीएच मान 7.5 या 7 से कम होने पर हमारे को क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखते हैं आगे। ये तो ब्लड हो गया, लेकिन ब्लड मेन हमने ब्लड तो पढ़ा रहे, लेकिन ये ब्लड बनता कहाँ पर है, ये हमारे को देखने वाली बात है। ब्लड कहाँ पर बनता है? ये हड्डियां हैं। क्या हड्डियां हैं? ये हड्डियां। यहाँ पर एक खोखली जगह रहती है, हर हड्डी के अंदर खोखली जगह रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। अगर हमारे से पूछ लिया जाए कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा के अंदर। अगर ये तो क्या है? ये हड्डियां हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर हड्डियां पूछ ली जाए तो क्या है? अगर बच्चा है तो उसमें 300 से ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना, 300 से ज्यादा होगी। अगर वयस्क है, यानी पूर्ण रूप से व्यक्ति का विस्तार हो गया, वयस्क के अंदर 206 हड्डियां होती है। अब ये बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारी हड्डियां होती है, जो ये जुड़कर आपस में लास्ट में कितनी हड्डियां बचती है? 206 हड्डियां बचती है। अगर हमारे पूछ लिया जाए कि पूर्ण मानव के अंदर कितनी हड्डियां होती है, तो 206 बताना है। अगर बच्चे के अंदर पूछ लिया जाए तो हमारे को बताना है 300। कितनी बताना है? 300 बताना है। अब हम ब्लड को लेकर चलते हैं, उनकी अवस्थाएं लेकर चलते हैं। ब्लड की अवस्थाएं कितनी होती है, ब्लड की अवस्थाओं को हम लेकर चलते हैं। ये ब्लड है। ब्लड की कितनी अवस्थाएं हैं? 2 अवस्थाएं हैं। कौन सी? द्रव और ठोस। द्रव और क्या है? ठोस। अब द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड और ठोस को कहते हैं सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड ब्लड। अब हमारे इसके अंदर लिक्विड है, ये द्रव है। इसमें ब्लड की मात्रा कितनी उपस्थित रहती है, जिसे हम लिक्विड या तरल पदार्थ कहते हैं। हमारे ब्लड के अंदर तरल पदार्थ की मात्रा कितनी रहती है, वो हमारे से पूछ लेता है कि हमारे ब्लड के अंदर तरल पदार्थ कितना है, तो हमारे को कितना बताना है? 55%। अगर ठोस पूछ लिया जाए 45%। कितना? 45%, यानी 45% सॉलिड होता है और 55 यानी 55% क्या होता है? लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ होता है। अब हम फर्स्ट में लेकर चलते हैं किसको? लिक्विड को। हम सबसे पहले किसको लेकर चलेंगे? लिक्विड को। उसके बाद हम ठोस को लेकर चलेंगे।
अब इसके अंदर लिक्विड में एक हम फर्स्ट पर लेते हैं, जिसको हम प्लाज्मा को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं? प्लाज्मा को। ये क्या है? एक प्लाज्मा। ये किस में पाया जाता है? ये द्रव के अंदर पाया जाता है। जबकि ठोस के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? ठोस के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यानी कि ये 3 पाए जाते हैं। जबकि लिक्विड के अंदर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। जबकि ठोस के अंदर क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसे बिंबाणु भी कहते हैं। किस इसे क्या कहते हैं? बिंबाणु। इसे बिंबाणु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि कोशिकाएं, और आपको प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। जिसे हम पहले लिक्विड की शुरुआत करेंगे। लिक्विड के अंदर हम प्लाज्मा से शुरुआत करेंगे। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा रक्त का क्या होता है? तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा। ब्लड में आरबीसी, प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है ये देखना हमारे को। ये प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा का निर्माण कैसे होगा? अगर इसमें से हम आरबीसी, रक्त में से हम आरबीसी घटा लेंगे। किसमें से? ब्लड, यानी कि यहां पर देख लो, ब्लड में से क्या? आरबीसी, यानी खून में से आरबीसी घटा लेंगे तो बाकी क्या बचेगा? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा यानी कि तरल पदार्थ बचेगा। और इसके अंदर आरबीसी नहीं होता। किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। तो क्या होता है इसमें? डब्ल्यूबीसी एक और प्लेटलेट्स यानी कि दूसरा बिंबाणु पाए जाते हैं। जबकि आरबीसी नहीं पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा का रंग हल्का पीला रंग होता है। कैसा? हल्का येलो, यानी हल्का लाइट येलो। कैसे होता है? लाइट येलो, यानी कि हल्का पीला रंग होता है। किसका? डब्ल्यूबीसी का हल्का पीला रंग होता है। प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किस कारण से होता है? अगर ये पूछ लिया जाता है हमारे से, ये प्लाज्मा का लाइट येलो रंग यानी कि हल्का पीला रंग किस कारण से होता है? एक पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? बिलिरुबिन। कौन सा? बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण से। बिलिरुबिन एक पिगमेंट होता है, उसी कारण से हल्का पीला रंग होता है प्लाज्मा का। ये ध्यान रखना आप। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे से एग्जाम में। कैसे कि इसका हल्का रंग, प्लाज्मा का हल्का रंग किस कारण से होता है? प्लाज्मा में कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती है? मतलब कौन सा ठोस का कौन सा भाग है जो नहीं पाया जाता है? आरबीसी। और कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु प्लेटलेट्स प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ऐसे हमारे से पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारे को मैंने बताया था, अगर पीएच स्केल में 7 से कम हो
हो जाता है तो उसमें क्या हुआ, खून की मात्रा मतलब वो पानी के रूप में होने लग जाता है, जिसे हमारे को क्या होता है, पीलिया। पीलिया होता है। ये पीलिया किस कारण से होता है, ये पीलिया हमारे को इसी पिगमेंट यानी कि बिलिरुबिन पिगमेंट है, इसी कारण से हमारे को क्या होता है, पीलिया होता है। ये हमारे से कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पीलिया नामक बीमारी किस कारण से होती है, बीमारी किस कारण से होती है, तो ये बिलिरुबिन पिगमेंट है, इसी कारण से ये बीमारी होती है। अब प्लाज्मा के अंदर, अब हम इसके बारे में प्लाज्मा का संगठन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्लाज्मा का संगठन, प्लाज्मा का संगठन, प्लाज्मा के संगठन क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है ये देखते हैं हम। प्लाज्मा के अंदर एक नंबर पर है वाटर, जिसे हम पानी कहते हैं। पानी की मात्रा 90%, 90 यानी 90% पानी पाया जाता है किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। और 1% क्या पाया जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जिसका सूत्र क्या है, C6H12O6। और इसके साथ में क्या पाए जाते हैं, खनिज भी पाए जाते हैं, खनिज भी पाए जाते हैं। और इसके बाद में जो बचा है वो किसका है, प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन। ये प्रोटीन कौन तीन चीजें पाई जाती, कौन सी, एक तो पानी की मात्रा कितनी है 90%, और 1% ग्लूकोज की, और प्रोटीन की बाकी जो बची है, बाकी जो बची किसकी है, प्रोटीन की। अब इसी अगर हमारे को जो रुधिर का थक्का जमता है यानी खून का जो थक्का जमता है वो किस कारण से जमता है, इसी प्रोटीन के कारण से। रुधिर का थक्का जमना, रुधिर का थक्का जमना वो किसे, प्लाज्मा के प्रोटीन के कारण से, इसी में थक्का जमने लगता है। इसमें जो ये प्रोटीन है, रुधिर का थक्का जमता है, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, फाइब्रोजन, फाइब्रोनोजन। ये होता है जो किसमें, रुधिर के थक्के जमाने में सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है। और रुधिर में कौन सा प्रोटीन ग्रोथ करता है सबसे ज्यादा, रुधिर में ये फाइब्रोजन ये प्रोटीन है जो को हमारे रुधिर के अंदर ग्रोथ करने का काम करता है, और रुधिर के अंदर थक्का जमाने का काम यही एक प्रोटीन है जो काम करता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको आगे जो इसमें बचा है कौन सा, मैंने फर्स्ट प्लाज्मा को अभी और बाकी इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर, इसके बाद में मैं आपको RBC, WBC, प्लेटलेट यानी विमाणु के बारे में जानकारी दूंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।